ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। हो गया ना, लैटिस एनर्जी, लिखो लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, देखो लैटिस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, पहले लैटिस एनर्जी पता होना चाहिए, इसका हम लोग बॉर्न साइकिल में जाऊंगा। ठीक है, ये बॉर्न साइकिल लैटिस एनर्जी से आता है। देखो लैटिस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, सपोज आपके पास एक ए और एक बी है, पहले देखो बाद में लिखना। ठीक है, देखो ए प्लस और बी माइनस है, ये कैटायंस होता है और ये आपका एनायंस होता है। देखो कैटायंस और एनायन जब कंबाइन होता है तब क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। ये हम लोग ने ऑलरेडी 9-10 में पढ़ चुका हूँ। कैटायंस एंड एनायंस आर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या बनाएगा, ये ए बी बनाएगा। जब ये ए बी बनाएगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए बी, ये ए बी जब बनेगा ना, तब उस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा। ओके, दैट इज ए एंड बी जब रिएक्शंस करके, रिएक्शंस मीन्स अट्रैक्शंस होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। देयर आर ओनली दो अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शंस होता है इसमें, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शंस होता है। उस केस में उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, इस एनर्जी को यू से डिनोट करता है और इस एनर्जी का नाम होता है लैटिस एनर्जी। ओके, दैट इज जब कोई एटम्स, दो एटम्स मीन्स दो आयंस, एटम नॉट ओनली एटम्स, दो आयंस जब कंबाइन होकर एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, उस केस में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को क्या बोलता है, लैटिस एनर्जी। तो बट नॉट ओनली फॉर द आयनिक कंपाउंड, अगर एक कोवलेंट कंपाउंड भी है ना, जैसे एक ए एक बी एटम से, ए और बी से कंबाइन करके ए बी बॉन्ड बना रहा है, उस केस में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको भी लैटिस एनर्जी बोलता है। अभी क्वेश्चन से क्या हमेशा रिलीज होता है, क्या एब्जॉर्ब भी तो हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। देखो दुनिया में जो एनवायरमेंट है उसमें जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी चेंज नहीं कर सकते आप, सॉरी एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, वो चेंज हो सकता है एक फॉर्म से और एक फॉर्म में। क्लियर, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अगर कोई सिस्टम ए और बी जब बनता है उसमें अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होता है, तो ये जब ए बी बॉन्ड को तोड़ोगे ना, तब ये एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। समझ में आया, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसका ऊपर एक थ्योरी है, एक फॉर्मूला है, एक लॉ है। ये एक्चुअली आप लोगों का सिलेबस में अभी नहीं, ये पहले था, ये एक लैप्लास का लॉ था। लैप्लास ने क्या बोला था, अगर कोई रिएक्शन सपोज ए प्लस बी से अगर ए बी बनता है, इसमें एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होता है, सिमिलरली जब हम लोग ए बी को तोड़ूंगा ना, जब ए और बी बनेगा ए बी से, तब उसमें एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अगर एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और एक में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एंड ये जो क्वांटिटी है ना, ये दोनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम होगा, बट देयर आर सिंबल इज ऑपोजिट साइन, इसमें ऑपोजिट साइन लगेगा। इसके अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर 10 जूल है, ये भी 10 जूल ही होगा। ओके, बट ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा। दैट इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसका हिसाब से हम क्या बोल सकता हूँ, ये जो कैटायंस और एनायन जब कंबाइन होता है, कंबाइन होकर जब आयनिक कंपाउंड बनाता है, उस केस में जो एनर्जी को रिलीज करता है, उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बताऊंगा। ठीक है, सिमिलरली हम उल्टा भी बोल सकता हूँ, ये जब ए और बी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ेगा वो लैटिस एनर्जी हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए जितना एनर्जी जरूरत पड़ेगा, तोड़ने के लिए उतना ही एनर्जी जरूरत पड़ेगा, वो भी लैटिस एनर्जी है। समझ में आया, तो हम दोनों फॉर्मेट में उसको बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी के डेफिनेशंस को। क्लियर हुआ। तो इस लैटिस एनर्जी का डेफिनेशंस को, दैट लैटिस एनर्जी जो होता है, इसको फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो लास्ट दिन जो बोला था, कौन सा था, बॉर्न हैबर साइकिल। ये एक बॉर्न हैबर साइंटिस्ट ने एक साइकिल दिया था, एक साइक्लिक मीन्स रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, जैसे हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करूंगा ये आज हम लोग सीखूंगा फर्स्ट क्लास में, आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, क्लियर। इसको तो हम लोग वो जो फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन वगैरह करके सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी में चला जाऊंगा। आज हम लोग ये पार्ट कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अच्छा। तो अभी एक डेफिनेशन बाय एक लाइन लिख भी सकते हो लैटिस एनर्जी के लिए। लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when two different ions
combine to form an ionic compound. Okay, क्या था? The amount of energy released when two different ions. Two different ions means ब्रैकेट में लिख सकते हो टू अपोजिटली चार्ज आयन, ये भी लिख सकते हो. डिफरेंट के साथ में अपोजिट लिख सकते हो. डिफरेंट आयन मीन्स ये शुड बी अपोजिटली चार्ज होना चाहिए. डिफरेंट आयन मीन्स सेम आयन होने से नहीं होगा, अपोजिट, डिफरेंटली अपोजिट, डिफरेंट अपोजिटली चार्ज आयन. ओके, अच्छा. अभी ये जो लेटिस एनर्जी है उसको अभी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या सीखने वाला हूँ? बॉर्न-हाइवर साइकिल. इसको हम लोग अभी यूज करने वाला हूँ. ओके, और देखो बॉर्न-हाइवर साइकिल का हिसाब से अच्छा देखो इजी है बॉर्न-हाइवर साइकिल. सपोज एक सोडियम क्लोराइड बनाना है. अच्छा, सोडियम क्लोराइड अगर बनाना है तो सोडियम के साथ नो डाउट Cl2 रिएक्शंस करेगा. Cl2 तो गैसियस फॉर्म में होता है ना, और सोडियम कौन सा फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. और इसमें क्या चाहिए? NaCl, ये सॉलिड फॉर्म में आएगा. अच्छा देखो ये जो NaCl फॉर्म हो रहा है, ये जो NaCl फॉर्म हो रहा है, इस NaCl में कितना Cl है? एक Cl है. तो ये तो 2 Cl है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, आधा Cl2 करना पड़ेगा. इतना रिएक्शन समझ में आ गया. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में एक तो एंथैल्पी चेंज होगा ना. एंथैल्पी चेंज याद है, हम लोग ने ऑलरेडी बोला था. एंथैल्पी चेंज क्या था? जब रिएक्टेंट्स और मीन्स रिएजेंट एंड प्रोडक्ट में जो डिफरेंट होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, वो एंथैल्पी चेंज होता है. तो उसमें पकड़ लो एक एंथैल्पी चेंज डेल्टा H लिख रहा हूँ. ये एंथैल्पी चेंज है. बाय एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ डेल्टा RH नॉट. ठीक है, डेल्टा RH नॉट है NaCl के लिए. ओके, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है. अभी बॉर्न-हाइवर ने क्या किया? इसमें लेटिस एनर्जी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, लेटिस एनर्जी नहीं है. मीन्स ये डेल्टा H में सब एनर्जी है, सब एक साथ मिलके. हम लोग ने बोला था डेल्टा H मीन्स एंथैल्पी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस उसके जितना वर्क डन सब होता है, सब मिलके एंथैल्पी होता है. अभी उसको हम लोग तोड़ने वाला हूँ. डिफरेंट का अलग अलग से उसको तोड़ना है. तोड़ के उसमें से जो लेटेस्ट एनर्जी है उसके पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करूँगा. ये हमारा टारगेट है. ठीक है, अभी देखो ये जो कंपाउंड है इसमें Na का चार्ज क्या है? प्लस है. Cl का चार्ज क्या है? माइनस है. क्लियर? तो आयनिक कंपाउंड में Na प्लस एंड Cl माइनस आयन है. अच्छा बोल तो कोई भी एक एटम जैसे सोडियम है, सोडियम से अगर सोडियम प्लस बनाता हूँ, इस प्रोसेस को क्या बोलता है? कोई भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अगर आयन में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलता है? वो कौन सा प्रोसेस है? सोडियम से अगर सोडियम प्लस होता है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलता है? इसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल है. सोडियम से सोडियम प्लस बन रहा है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? कोई भी एक आउटर शेल से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए. तो ये कौन सा चाहिए? ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है. दैट इज हमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जरूरत पड़ेगा. अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो डेफिनेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ चुका हूँ. ये एक चीज था, क्या था? जो एक एटॉम से, कोई भी एक एटॉम से आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए. बट इसमें एक वर्ड था, इट शुड बी इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. गैसियस फॉर्मेट में होना चाहिए. तो मीन्स आपको सोडियम से सोडियम प्लस बनाना है, बट वो जो सोडियम होगा वो गैस में होना चाहिए. लेकिन आपका सोडियम कौन सा फॉर्मेट में है? सॉलिड फॉर्मेट में है. तो आपको सॉलिड को पहले गैस में बनाना है. तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या मीन्स कौन सा एनर्जी जरूरत पड़ता है? उसको क्या बोलता है? सब्लिमेशन. तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? डेल्टा H सब्लिमेशन लगाऊंगा. डेल्टा सब्लिमेशन H. समझ में आ रहा है? डेल्टा सब्लिमेशन H देने से क्या होगा? सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. यस, सोडियम गैस में कन्वर्ट होने के बाद सोडियम को मैंने क्या करना है? अभी उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP लगाना है. IP 1 ही होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बस IP लिख लेता हूँ. ये हो जाएगा क्या? मेरा सोडियम प्लस गैस में कन्वर्ट हो गया. मीन्स मेरा सोडियम प्लस आयन मिल गया. डन. इसके बाद अभी इसमें Cl है, बट मेरा पास क्या है? Cl2 है. अभी Cl को Cl2 से Cl में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, उसको डिसोसिएट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? डेल्टा H में कितना कितना एनर्जी सब आ रहा है, सब एक साथ आ रहा है ना. तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा. पहले क्या आएगा? डेल्टा डिसोसिएशन H0
डेल्टा डिसोसिएशन करना है। अच्छा डिसोसिएट अगर करोगे ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2Cl, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली एक Cl, ये गैस में रह जाएगा, इसको सब्लिमेशन करना जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी गैस में था। ओके अभी इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, मीन्स ये अगर मैंने माइनस ये जो दोनों पार्ट है 2 को कैंसिल कर दूं, दैट इज ये पोर्शंस मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बस एक Cl आ जाएगा अभी, ये सुनो। इसके बाद जब Cl आ जाएगा, अभी ये Cl को क्या करना पड़ेगा, Cl टू Cl माइनस में कन्वर्ट करना है। जब Cl से अगर Cl माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसको लिख सकता हूँ EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी ये हो जाएगा क्या, Cl माइनस, मैंने क्या बोला था, जब 2 आयन मिलके एक आयनिक कंपाउंड बनाता है उस केस में जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलता है, दैट इज एनर्जी। दैट इज अभी ये दोनों जब जोड़ के NaCl बनाएगा, इस केस में जो एनर्जी आएगा ये हो जाएगा डेल्टा लैटिस H, ये सुनो, समझ में आया। तो हम क्या बोल सकता हूँ, ये डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू जितना एनर्जी आ रहा है सब एनर्जी का समेशन है ना, ये सुनो। तो इसमें से हम क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा RH नॉट इक्वल टू डेल्टा सब्लिमेशन H नॉट प्लस IP प्लस डेल्टा डिसोसिएशन H नॉट प्लस EA प्लस डेल्टा लैटिस H नॉट, ये सुनो। अभी आपको क्या करेगा, इसमें से एक वैल्यू अननोन रहेगा, बाकी सब गिवन रहेगा, बोलेगा यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन वन, समझ में आया। तो इसके लिए आपको ये वैल्यू गिवन रहेगा, बट आपको ये फॉर्मेट नहीं देगा, ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। आपको जैसे मैं NaCl के लिए बोला, आपको क्वेश्चन में MgCl2 के लिए पूछ सकता है, CaCl2 के लिए पूछ सकता है, कोई भी कंपाउंड के लिए पूछ सकता है। तो आपको उसको पहले रेडी करना पड़ेगा, देन जाके फॉर्मेट में पुट कर, मीन्स ये फॉर्मेट बनाना है, देन जाके वैल्यू डाटा जो गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसको पुट करना पड़ेगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये जो बॉर्न हाइवर्स साइकिल है, ये बॉर्न हाइवर्स साइकिल एक्चुअली ये जो डायरेक्ट रिएक्शंस हो रहा है इसको स्प्लिट करके उसका स्टेप वाइज कैसे हो रहा है रिएक्शंस, इसको दिखाया। देन एक साथ जोड़ने के बाद जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो इक्वल टू द डेल्टा RH नॉट। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ लास्ट दिन किया था, हेसेस ने बोला था अगर कोई रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप में करो और सिंगल स्टेप में करो द एंथैल्पी चेंज इक्वल होता है। तो इस केस में डिफरेंट जो स्टेप होता है, हर स्टेप का जो एनर्जी होगा, द समेशंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द ईच ऑफ द स्टेप इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी चेंज। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो उसके साथ इक्वल कर दिया, देन इसमें से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। जो अगर आपको बोलेगा लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करो, आयनेशन पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन है, देन सब्लिमेशंस गिवन है, अदरवाइज डेल्टा H नॉट गिवन है, आपको लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा बस फॉर्मूला पुट करना और कैलकुलेट करना है। उसका बाहर तो कुछ नहीं है, प्लस माइनस तो करना ही आता है सबको, उसका बाहर कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मेट में बैठाना है। समझ में आया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो अभी कॉपी कर लो इसको। विजिबल है? बोलो, अभी देखा जा रहा है? अगर ये लिखा तो जिसका हो गया उसने MgCl2 के लिए करके दिखाओ तो। इसके बाद हम चला जाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। बस MgCl2 के लिए करके दिखाओ तो, जिसका हो गया करो बस। देखो MgCl2 में Mg सॉलिड होता है प्लस Cl2 गैस होता है, आपको मिलता है क्या, MgCl2। अभी ये जो Mg होता है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, डेल्टा सब्लिमेशन करना है, Mg गैस में कन्वर्ट होगा, देन आपको क्या करना पड़ेगा, IP1 Mg प्लस गैस होगा, देन आपका IP2 करना पड़ेगा। IP1 IP2 सेम होता है क्या? सेम नहीं होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया था मैंने एग्जाम में। ये गैस होता है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, डिसोसिएट कर दिया, आएगा क्या, 2Cl गैस। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, EA। अच्छा EA1 EA2 होगा और 2 EA हो जाएगा, बोल तो
नो डाउट 2E होगा, क्योंकि एक ही एटॉम में 2 बार आयन नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। जो एक आयन आ रहा है उसको 2 बार करने से हो जाएगा, दैट इज ये दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज 2E, तो हो जाएगा 2Cl माइनस गैस। अभी उसको जोड़ दो, डेल्टा लैटिस H0, इसके बाद लिख लो, ये था डेल्टा R H0, क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा R H0 इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, डेल्टा सब्लिमेशन H0 प्लस IP1 प्लस IP2 प्लस डेल्टा डिसोसिएशन H0 प्लस EA प्लस डेल्टा H लैटिस। ठीक है, ये बस बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना ही है। देखा, इसको और एक बार समझा दूं। देखो, ये मैग्नीशियम सॉलिड था, मैग्नीशियम सॉलिड है, बनाना है MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड है और Cl2 गैस है, तो मेरा टारगेट है ये Mg कौन सा कितना है, +2 चार्ज करना है। क्वेश्चन में बोलेगा आपको ओनली बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल MgCl2 के लिए आपको बोलेगा द डाटा गिवन IP1 IP2 देन EA, ऐसा करके आपको डाटा गिवन रहेगा फॉर MgCl2, कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी, समझ में आया। तो आपको पहले इसका फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट आएगा, ये सब के लिए अलग अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं जो NaCl वाला है सब उसमें चलेगा, ऐसा नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है, दिस इज नॉट द फार्मूला, समझ में आया। ये आपको बनाना पड़ेगा। अभी अब अगर मैं आपको AlCl3 के बताऊँ तो ये डिफरेंट हो जाएगा। AlCl3 के लिए IP1 IP2 IP3 आएगा, इसमें Cl के लिए ये Cl2 है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, इतना 3 Cl चाहिए था, तो ये हो जाएगा कितना 3/2 नहीं 2/3, समझ में आया, 2/3 ना 3/2 हो गया, 3/2 करना पड़ेगा, 3/2 Cl लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ये E जो हो जाएगा ना वो 3/2 E हो जाएगा, बाद में 3 आ जाएगा, लेकिन पहले लेना पड़ेगा 3/2, समझ में आ रहा है। ये आपको क्वेश्चंस, आपको टारगेट क्या है उसको देख के आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, देन आप डाटा पुट करोगे, देन कैलकुलेट करोगे, समझ में आया। एग्जाम में आपको नहीं बोलेगा यू हैव टू राइट द बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल फॉर MgCl2 मॉलिक्यूल, आपको ऐसे नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा द डाटा गिवन, द फॉलोइंग डाटा गिवन फॉर MgCl2, कैलकुलेट लेटेस्ट एंथैल्पी, समझ में आया। तो बाकी डाटा आपको गिवन रहेगा, लेटेस्ट एंथैल्पी निकालने के लिए बोलेगा। तो अभी किसको माइनस किसको प्लस करना, ये तो आपको पता करना पड़ेगा ना, तो पता होना चाहिए, देन आप धीरे धीरे उसको पुट करोगे। क्लियर हुआ। जैसे लेटेस्ट एंथैल्पी का जो ये जो एनर्जी आएगा, ये जो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स आएगा, ये आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्लियर। जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये आपको नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ये नेगेटिव में आएगा, समझ में आया। जो लेटेस्ट एनर्जी है वो नेगेटिव में आएगा, समझ में आया, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ऐसा करके या प्लस फॉर्मेट बना दिया, लेकिन बाद में जब सब्ट्रैक्शंस एडिशंस करूंगा ना वो सब प्लस में नहीं आएगा, वो कोई माइनस सिंबल में आता है, कोई प्लस सिंबल में आता है। इसके लिए हम जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसमें क्या होता है, एंडो होता है, एक्सो था, वो एंडो था क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब होता है एनर्जी रिलीज करता है, वो एक्सोथर्मिक था। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, एंडोथर्मिक था, उसमें एनर्जी जरूरत पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ता है। ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर चुका हूँ, समझ में आया। वो डाटा को उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका भी इधर पुट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कराऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ओके, लास्ट में कराऊंगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस में आपको नहीं बोलेगा यू हैव टू राइट द बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल फॉर MgCl2 मॉलिक्यूल बाय AlCl3 मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं पूछेगा,
समझ में आया? न्यूमेरिकल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछेगा तो डाटा गिवन रहेगा, देन डाटा को पुट करना है। तो डाटा पुट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला को आपको यू हैव टू मेक इट। आपको बोलेगा SiCl4 के लिए, तो SiCl4 के लिए आपको कितना चाहिए, एक सिलिकॉन चाहिए और कितना Cl चाहिए, 4 Cl चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, Si + 2Cl2। समझ में आ रहा है? यू हैव टू मेक इट, देन पुट द डाटा, जो डाटा गिवन रहेगा उसको देन टेबल में पुट करो, मीन्स आपका जो इक्वेशन उसको पुट करो। तो इक्वेशंस पहले आपको बनाना है, ये बॉर्नहेवर ने बना के दिखाया था, जो हम लोग ऐसे करके बना सकता हूँ उसको। जो समेशंस होता है, डेल्टा H नॉट आता है, वो किसके कौन सा एनर्जी का समेशन से, ये सब एनर्जी का समेशन से। समझ में आया? क्लियर? एंथैल्पी मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जितना एनर्जी सिस्टम के अंदर सब एनर्जी है, तो उस सबको एक साथ लिखा, तो सब इक्वल टू डिवाइड करके लिखूंगा तो वो भी होता है ना। बैग में अगर 10 किलो सामान है, वो डिफरेंट सामान अगर 10 किलो का है, 1-1 किलो का है, सबका अलग अलग वेट को समेशन करने से बैग का जो उतना वेट है उतना ही तो हो जाएगा ना। वही तो है, सबका जो एनर्जी है सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद इसका इक्वल हो रहा है। ये तो हेसेस ने बोल चुका है ऑलरेडी। समझ में आया? क्लियर हुआ? और कोई कन्फ्यूजन? ओके, ये लिख लिया? ओके, अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सब लिखा सबने क्वेश्चन? देखो क्वेश्चंस क्या बोला, क्वेश्चंस बोला यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। कहाँ एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है? CCl4 गैस से ये डिसोसिएट होकर क्या बन रहा है, कार्बन सॉलिड बन रहा है, और साथ में Cl गैस बन रहा है, मीन्स ये CCl4 मॉलिक्यूल का डिसोसिएट हो रहा है। इसमें आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। देखो एंथैल्पी चेंज हम लोग लास्ट डे ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स किया था। अगर कोई भी रिएक्शंस का एंथैल्पी चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करता हूँ। अभी मत लिखो, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, लिखना नहीं। कि हम लोग ने कैसे किया था, जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा RH0 इक्वल टू हम कैसे लिखा था, डेल्टा FH0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH0 ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा था ना लास्ट दिन। ओके, अभी इसमें प्रोडक्ट में कौन कौन है आपका देखो, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, कार्बन है और Cl है। ओके, सी इन द क्वेश्चन मीन्स आपका प्रोडक्ट में आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा FH0, लेकिन F नहीं है, जो डेटा गिवन है उसमें देखो हमारा F नहीं दिया, हम लोगों का एंथैल्पी एटोमेशंस गिवन है, तो जो डेटा गिवन होगा हम लोग कोई लिखूंगा। इसमें F नहीं लिखा, हम क्या लिखूंगा, A लिखूंगा। अभी मत लिखो, मैं बोलूंगा जब लिखना। डेल्टा AH0, डेल्टा AH0, डेल्टा AH0 क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा AH0 ऑफ क्या था, कार्बन था। ओके, डेल्टा AH0 ऑफ कार्बन, कार्बन प्लस डेल्टा AH0 ऑफ Cl कितना चाहिए देखो तो 4 Cl चाहिए, 4 Cl चाहिए, तो मैं 4 Cl लिखूंगा। ओके, तो 4 डेल्टा AH0 ऑफ Cl लिखा। इतना तो क्लियर हुआ? अच्छा, इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू वो भी गिवन है, Cl2 के लिए गिवन है, तो एक Cl के लिए कितना होगा, Cl2 के लिए अगर इतना है तो Cl के लिए आधा हो जाएगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, तो 4 Cl के लिए कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों हमारा पास है, तो ये हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट है, माइनस क्या चाहिए, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन था हमारा, CCl4 गैस। तभी क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा FH0 ऑफ CCl4 चाहिए, लेकिन अभी डेल्टा FH0 ऑफ CCl4 का वैल्यू गिवन है क्या डाटा में, ये बोलो, इज इट गिवन और नॉट? गिवन है, दो गिवन है, दो गिवन है, कौन सा लो, कौन सा लो, दो गिवन है। तो फॉर्मेशन से लो तो, और एक जो वैल्यू है वो ऐसे दे दिया, क्या पागल है इन लोग, दोनों को प्लस क्यों करना है? नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप फोन रखो, बाद में बात करना। ओके, देख सिंपल मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपको वाटर का वेपर बनाना है। जो वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से साइलेंट करो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है। जब वाटर बनेगा वो कौन सा फॉर्म में बनेगा, लिक्विड में बनेगा, गैस में बनेगा, लिक्विड बनेगा।
तो दैट इज अगर लिक्विड बन रहा है, कौन क्या क्या लिक्विड बन रहा है, कैसे बन रहा है, H हुआ, कंप्लीट हुआ। तो फोन बंद मत करना। अरे कौन फोन कर रहा है? पता नहीं। ठीक है, देखो ये जो डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CCl4 जो है ना हमारा गैस में चाहिए, बोल रहा हूँ वाटर में जा रहा हूँ। देखो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है, और लिक्विड हो रहा है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके, जैसे सिंपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये लिक्विड है। तो इसको बोलता है डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ मीन्स वाटर है। ओके अच्छा, लेकिन मेरे को लिक्विड फॉर्म में चाहिए क्या, कौन सा फॉर्म में चाहिए, गैसेस फॉर्म में चाहिए। अभी उसको क्या करूँगा, H2 जो लिक्विड बना था उसको क्या करूँगा, H2 गैस में कन्वर्ट करूँगा, कैसे, हीट करूँगा, तो वेपर करना पड़ेगा। तो इसमें आएगा डेल्टा वेपर ऑफ H नॉट, दैट इज इसमें से इस गैस को अगर मिलाना है, डायरेक्टली गैस मिलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेशन करना है, देन हीट करके वेपर करना है, दैट इज दोनों का एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अल्टरनेटली गैस मिलेगा। यस और नो, दैट इज इस केस में भी सेम चीज़ है। CCl4 देखो एक बार क्या दिया, वेपोरेशन दिया, और एक बार क्या दिया, फॉर्मेशन दिया। मीन्स CCl4 जब रिएक्शंस करता है कार्बन एंड क्लोरीन, वो पहले लिक्विड बनता है, समझ में आया। लिक्विड का भी क्या करोगे, हीट करोगे तो वेपर बनेगा। तो लिक्विड बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए था और लिक्विड का वेपर बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए था, दोनों एनर्जी को एक साथ करोगे तो वेपर का एनर्जी आएगा ना। टोटल वेपर का एनर्जी जो Cl और कार्बन से जो वेपर CCl4 बना रहा हूँ उसका एनर्जी कितना आएगा, दोनों का समेशन होगा। क्लियर हुआ। तो इसको पहले अभी हम लोग को बनाना पड़ेगा। ओके तो लिखो, लेट अस कैलकुलेट। हाँ ये क्वेश्चन पहले लिख सकते हो आप, ये क्वेश्चन लिख सकते हो। इतना लिख लो, इतना लिख लो, लिखने के बाद लिखोगे लेट अस कैलकुलेट। ये लिख लो, देन लेट अस कैलकुलेट करके स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन तो लिखा था ना ठीक ठाक। ये एंथैल्पी चेंज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चला जाऊंगा एंट्रोपी में, नेक्स्ट टॉपिक। लिखो नाउ लेट अस कैलकुलेट डेल्टा एफ एच नॉट CCl4 गैस। इसका मैं अभी पहले कैलकुलेट करूंगा। अच्छा इसके लिए हमारे पास जो एनर्जी गिवन है उसका हम लोग यूज़ करूंगा। क्या यूज़ करना है, देखो पहला हम क्या लिखूंगा, कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस एरो CCl4 लिक्विड। इसमें डेल्टा एफ एच नॉट इक्वल टू हमको कितना गिवन है, -135.5 किलोजूल पर मोल है। ये सुनो सही है। इसके बाद सेकंड क्या है, कार्बन के बाद आ रहा है आपका अभी इसको हम क्या करूँगा, वेपर में कन्वर्ट करूँगा ना, समझ में आ रहा है। पहले हम लोग ने लिक्विड बना दिया, अभी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करूँगा, तो हमको एक्चुअली वेपर चाहिए। ओके अब इसको वेपर में कन्वर्ट करूँगा। क्या होगा, CCl4 लिक्विड हीट करने से क्या हो जाएगा, CCl4 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेल्टा वेपोरेशन H नॉट इक्वल टू कितना दिया, +30 पॉइंट ऐसा दिया था ना, +30 था ना, हाँ +30.5 है। ओके किलोजूल मोल इनवर्स। इतना तो समझ में आया। अभी देखो दोनों का अगर जोड़ दो, दोनों को अगर जोड़ना है, जोड़ने से देखो तो ये जो लिक्विड और ये लिक्विड जो है ना दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा इधर कार्बन
सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, उसमें से क्या बन जाएगा CCl4 गैस, और इसमें डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ CCl4 गैस इक्वल टू कितना आएगा -105, 0.5 तो नहीं आएगा, 0.5 कैंसिल हो जाएगा ना, किलो जूल मोल इनवर्स। इतना तक समझ में आया? ओके अच्छा, अभी क्या करना है, अभी डाटा मिल गया, क्योंकि कार्बन का डाटा गिवन है क्वेश्चन में, Cl का डाटा क्वेश्चन में गिवन है, CCl को डाटा हम लोग कैलकुलेट कर चुका हूँ, बस अभी फार्मूला पुट करना है। मीन्स कहाँ फार्मूला, कौन सा फार्मूला, इसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है। क्लियर? इसमें पुट करोगे तो इसका वैल्यू कितना दिया, पहला जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना है, कार्बन का वैल्यू देख, कार्बन का वैल्यू है 715, ये सुन लो, ये 715 है, प्लस अच्छा 4 इंटू, देखो ये डेल्टा एच नॉट Cl हम लोग का क्वेश्चन में है, लेकिन डाटा गिवन कितना है Cl2 का, तो ये हम लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 242 लिख सकता हूँ क्या, ये सुन लो, 4 के लिए 2 कर लिया, माइनस ये माइनस अभी क्या हो जाएगा, इधर से माइनस है और इधर से फिर से माइनस आ रहा है ना, -130, ये सुनो, अभी टोटल आ जाएगा 715 प्लस 484 प्लस 130, कितना आता है कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 130 कहाँ से आया, ओ 105 था ना, अरे 30 तो नहीं है, सही बात बोला, 130 नहीं तो 105 है, 105 है, कितना आ रहा है 30, 1304 किलो जूल पर मोल। समझ में आया क्या, बताओ? क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मींस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो वैल्यू दोनों गिवन था, जो रिएक्टेंट है उसका वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसका 2 फॉर्मेट में गिवन है। मींस बोला एक बार लिक्विड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो गिवन है, और वेपर का एनर्जी गिवन है, दैट इज दोनों को समेशन करने से गैस का एनर्जी मिल जाएगा। दोनों का पहले हम लोग ने ऐड करके जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया, देन जाके हम लोग ने वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में पुट करके कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया क्या, बताओ? कन्फ्यूजन किसी का नहीं है ना? नहीं होना चाहिए, अगर है तो बोलो, घर जाके कोई सॉल्व नहीं करेगा। अच्छा, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। कितना आ गया, 1304 किलो जूल पर मोल। ओके अच्छा, अभी क्वेश्चंस में देखो और भी थोड़ा कुछ बोला था, और थोड़ा कुछ बोला है, एंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4। CCl4 का जो CCl बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी का मीनिंग पता है? व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी? सेम बात है। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी होता है कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलता है। ओके क्लियर? जब बॉन्ड एंथैल्पी, अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बोल तो CCl4 फॉर्मेशंस के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, जो इसमें CCl4 का जो एंथैल्पी चेंज ऑफ CCl4 था, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसमें कितना एनर्जी चेंज हुआ, 1304। ये किसके लिए आया, CCl4 का ब्रेकडाउन करने के लिए ना। ये जो आंसर आया हमारा, जो 1304 आया, ये किसका वैल्यू आया, इसको तोड़ने के लिए वैल्यू आया, इसको तोड़ने का वैल्यू आया, इस रिएक्शन का वैल्यू इतना आया। ये सुनो, अच्छा इस केस में जो CCl4 है उसमें कितना CCl बॉन्ड है, 4 CCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी जरूरत पड़ा, तो एक को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 10/4 करना है, बस वही बॉन्ड एंथैल्पी है। समझ में आया? बिकॉज ये जो एनर्जी आया ये 4 बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी है, तो अभी क्वेश्चन बोला एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 4 से। समझ में आया? क्लियर? तो राइट नेक्स्ट लाइन लिख लो, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड, the bond enthalpy of
Cl बॉन्ड इक्वल टू 1304/4 कितना आ रहा है 326 किलो जूल। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो ये था आपका एंथैल्पी का पार्ट, एंथैल्पी का पार्ट। अभी हम थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट खत्म हो गया बोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एंथैल्पी पार्ट खत्म होने के बाद जो पार्ट स्टार्ट होगा वो हमारा सेकेंड लॉ स्टार्ट होगा। लेकिन सेकेंड लॉ पहले, सेकेंड लॉ स्टार्ट होने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ पता होना चाहिए। जो फर्स्ट लॉ कुछ अगर गलत नहीं करेगा तो सेकेंड लॉ तो आना नहीं चाहिए। ये सुनो, ये हम लोग को पता है। जो कोई लॉ अगर गलत होगा तो उसके गलती को सुधारने के लिए नेक्स्ट लॉ आता है। तो नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ गलती होगा, गलतियाँ था, उसको सुधारने के लिए सेकेंड लॉ आया। अभी क्या गलतियाँ फर्स्ट लॉ में है, मीन्स फर्स्ट लॉ का क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ थोड़ा वेट करो, बाद में लिख लेना। अभी सुनो मेरा बात, ओके। क्या बोल रहा हूँ अभी मैं बोल रहा हूँ, जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ आने से पहले फर्स्ट लॉ का कुछ लिमिटेशन के बारे में बोल रहा हूँ। मीन्स फर्स्ट लॉ में क्या क्या गलतियाँ था उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखो, फर्स्ट लॉ में ये बोला जो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला जो दो सिस्टम अगर एक साथ है, पकड़ लो आपके पास एक कोल्ड सब्सटेंस है, एक हॉट सब्सटेंस है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? हॉट से कोल्ड में होगा, कोल्ड से हॉट में होगा, हॉट से कोल्ड में होगा, ये हमको पता है। लेकिन फर्स्ट लॉ में कोई जगह में ऐसा बात नहीं बोला जो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा। ओके, दैट इज एक कोल्ड सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा हॉट सिस्टम में, अदरवाइज एक हॉट सिस्टम से एनर्जी कोल्ड सिस्टम में ट्रांसफ़र होगा। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था जो फर्स्ट लॉ का था। तो ये फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है। तो ये फर्स्ट लॉ का जो लिमिटेशन है ये सेकेंड लॉ में जाके हमको पढ़ना मिलेगा। ओके, कौन सा? एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये कोल्ड सब्सटेंस और भी कोल्ड होगा, हॉट सब्सटेंस और भी हॉट होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये सेकेंड लॉ में जाकर हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके छोड़ के और भी कुछ बोला, जो कोई भी सिस्टम के अंदर जितना एनर्जी है, सिस्टम क्या पूरा एनर्जी को वाट में कन्वर्ट कर पाता है और नहीं कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो कितना अमाउंट एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएगा और कितना अमाउंट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा? अदरवाइज अगर नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पा रहा है? व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं कर पाएगा बताओ तो? कोई सिस्टम के अंदर एनर्जी जितना है वो एनर्जी पूरा वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाएगा सिस्टम? व्हाई नॉट? ऐसा सिस्टम का क्या मजबूरी है जो सिस्टम पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा? एग्जिस्ट अगर नहीं होता तो थोड़ी एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। नो, कोई सिस्टम अगर बाहर से जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है पूरा एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ये भी फर्स्ट लॉ ने बोला नहीं था। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ। पकड़ लो आपका फैमिली में पापा नौकरी करता है, पापा का सैलरी 1 लाख है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, उसका बुरा मत मानो। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अभी पापा का सैलरी अगर 1 लाख है, पापा पूरा 1 लाख को सेविंग्स कर पाता है? पूरा सेविंग करता है? क्यों नहीं करता है? सेविंग पूरा क्यों नहीं करता है? खर्चा होता है, खर्चा होता है ना। तो जितना खर्चा होता है वो फैमिली के लिए ज़रूरत पड़ता है। जो खर्चा छोड़ के जो बचेगा वही सेविंग्स कर पाएगा। तो जो सेविंग्स होता है पकड़ लो वही होता है एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा। और जो खर्चा होता है वो फैमिली के लिए ज़रूरत पड़ता है। अभी फैमिली के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा वो डिपेंड करेगा। पापा अगर एक ही होता और फैमिली में अगर 10 मेंबर होता, ज़्यादा खर्चा कब होगा? 10 मेंबर होने से जितना ज़्यादा मेंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा खर्चा भी बढ़ेगा। ये सुन लो, दैट इज़ ये जो खर्चा बढ़ रहा है ना वो क्वांटिटी के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो क्वांटिटी के साथ इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगा तो रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करता है सिस्टम में। समझ में आया? सिस्टम में रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करता है। तो सिस्टम को उस रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस को पहले शांत कराना है। जैसे अगर आप लोग बात करना स्टार्ट करोगे, मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरा जो एनर्जी है वो एनर्जी पहले आपको शांत कराने के लिए यूज़ होगा, देन जो बचा हुआ एनर्जी उसको मैंने वर्क में कन्वर्ट कर पाऊंगा। समझ में आया? तो मेरा जो एनर्जी हो तो फिक्स्ड एनर्जी है, बट जो वर्क है मैं वर्क पूरा एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वाई? बिकॉज जो सिस्टम है उसके अंदर रैंडमनेस है व डिसऑर्डरनेस है।
क्लियर, मीन्स सिस्टम में जितना ज़्यादा रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस होगा उतना आपका वर्क डन कम होगा। क्लियर, मीन्स कोई भी सिस्टम जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, सपोज आपने कोई सिस्टम को एनर्जी दिया, उसने जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पूरा एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और सिस्टम का कुछ एनर्जी जरूरत पड़ जाएगा, उस सिस्टम खुद के लिए एनर्जी चेंज करेगा, वह सिस्टम कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखेगा जो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। दैट इज 100% वर्क डन नहीं मिलेगा हम जितना एनर्जी बाहर से एक्सटर्नल दे रहा हूँ सिस्टम को। ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बोला था, समझ में आया? तो इस जो लिमिटेशन से इसको देखने के लिए, उसको सुधारने के लिए देन सेकेंड लॉ का डिस्कवर्ड हुआ था। देन हमारा आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आया? क्लियर? तभी हम लोग सेकेंड लॉ स्टार्ट करूंगा। क्यों आया सेकेंड लॉ? फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन था। फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या क्या था? अगर क्वेश्चन से एग्जाम पूछता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, क्या बोलोगे? फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन था जो एक कोल्डर और हॉटर सिस्टम अगर एक साथ है, जो कोल्डर और हॉटर सिस्टम में एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, ये फर्स्ट लॉ ने डिस्क्राइब नहीं किया था। क्लियर? सेकंड क्या डिस्क्राइब नहीं किया था? सेकंड डिस्क्राइब नहीं किया था जो एनर्जी सिस्टम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई सिस्टम, पूरा एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, उसके बारे में कोई प्रॉपर आइडिया नहीं दिया। थर्ड क्या नहीं बोला? थर्ड नहीं बोला था स्पॉन्टेनिटी के बारे में। स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड व्हाट इज द नॉन स्पॉन्टेनिटी? ठीक है, स्पॉन्टेनिटी होता है जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाल दिया। ओके, शुगर डालने के बाद शुगर आपको पूछेगा मैं डिजल्व हूँ? नहीं ना, दिस वॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितना टाइम शुगर रहेगा उतना टाइम डिजल्व चलता रहेगा। दिस वॉज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, बीच में आकर रुकेगा क्या? वेट करेगा किसी लिए? नहीं करेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आया? तो नेचर का जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एंट्रोपी और रैंडमनेस होता है वो इंक्रीज करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। और ये जो एनर्जी जो रैंडमनेस है होल यूनिवर्स का कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है। समझ में आया? रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम बोलो और टोटल यूनिवर्स बोलो, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो ये जो स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया। अभी स्पॉन्टेनिटी एक्चुअली 2 टाइप का होता है। एक होता है, देखो ये बस सिंपल जनरल डिस्कशन है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड लॉ जाने के लिए हम थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया ले रहा हूँ। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी जो होता है, स्पॉन्टेनिटी 2 टाइप का होता है। एक होता है विथ इनिशिएटर, एक होता है विदाउट इनिशिएटर। विदाउट इनिशिएटर मीन्स आपने 1 चम्मच शुगर डाल दिया वाटर में, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप डिजल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड विदाउट इनिशिएटर। क्लियर? और एक होता है जैसे ये पेपर है, इसमें मैंने आग लगा दिया, इनिशिएट किया, इसके बाद मेरे को पूछेगा और आग जलने के लिए कंटिन्यू जलते रहेगा, जितना टाइम पेपर रहेगा उतना टाइम जलेगा। दैट इज स्पॉन्टेनिटी विथ इनिशिएटर। समझ में आया? तो ऐसा कुछ रिएक्शंस होता है जिस रिएक्शन में आपको इनिशिएट करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, धक्का देने के बाद स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा गाड़ी मिलता है, देखना विंटर सीजन में पीछे धक्का लगाना पड़ता है, धक्का लगाने से स्टार्ट हो जाता है। इसका विथ इनिशिएटर। और कुछ होता है विदाउट इनिशिएटर। समझ में आया? तो ऐसा का बहुत सारा प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनिटी होता है। उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में फर्स्ट लॉ ने कुछ नहीं बोला, वो सेकंड लॉ में जाके डिस्कशन हुआ इसके बारे में। समझ में आया? तो ये जो कुछ चीज़ होता है 2-3 पॉइंट है, इसके बाद अगर पूछता है क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली सेकंड लॉ से आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, तो अभी क्वेश्चन लिखो। राइट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी का मीनिंग समझ में आया? किसको एंट्रोपी बोलता है? मीन्स कोई भी सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस होता है, रैंडमनेस होता है, उसको एंट्रोपी बोल रहा है। ओके, ये एंट्रोपी जितना ज्यादा होगा उस सिस्टम का अंदर सिस्टम कम वर्क डन कम दिखाएगा, मीन्स कम वर्क करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि खुद को संभालने का ज्यादा एनर्जी खर्चा हो रहा है। समझ में आया? पहले तो खुद को संभालना है ना, तब जाके बाद में सेविंग्स करेगा। तो सेविंग्स मीन्स एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा खर्चा हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो अभी लिखो स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, CLAUSIUS, क्लॉसियस, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ चुके शायद, फिजिक्स में ये था चैप्टर है ना, फिजिक्स में है ना ये चीज़। हाँ, CLAUSIUS, क्लॉसियस।
according to Clausius, देखो, it is impossible to transfer heat from a cold to hot system by hot reservoir लिख सकते हो, cold to hot reservoir, RESERVOIR, रिजर्वायर का मीनिंग समझ में आता है? रिजर्वायर मीन जहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हम बोलते हैं ना रिजर्व करके पानी रखता है, तो ये होता है रिजर्वायर, मीन जो एक्स्ट्रा जगह एक्स्ट्रा पानी को सेविंग्स करके रखे हो, ये वो रिजर्वायर। ओके, क्या बोला? इट इज इम्पॉसिबल ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड टू हॉट रिजर्वायर विदाउट डूइंग सम वर्क, DOING, विदाउट डूइंग सम वर्क, बिना वर्क करके आप जो कोल्ड सिस्टम है उसमें से एनर्जी हॉट सिस्टम में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ओके, क्लियर? मीन्स इसके बारे में फास्टर ने कुछ नहीं बोला था। फास्टर बोला था एनर्जी ट्रांसफर होगा, लेकिन ये नहीं बोला था कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स अगर दो सिस्टम, एक दो रिजर्वर होता है, एक कोल्ड एक हॉट है, उसके बारे में कैसे चेंज होगा इसके बारे में नहीं बोला था। जना सिंपल चीज़ें ये हमको पता है, लेकिन इसके बारे में लॉ भी बन गया था, ठीक है, तब किसी को पता नहीं था होगा शायद। ओके, नेक्स्ट सेकंड लिखो, अकॉर्डिंग टू केल्विन, लिखो, it is impossible to convert all heat taken from source to work. क्लियर? मैंने वो ऑलरेडी बोला था, जो सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, BOLTZMANN, बोल्ट्जमैन, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, देखो, नेचर टेंड टू पास, नेचर टेंड्स, TENDS, tends to pass from a less probable to more probable condition, less probable to more probable condition। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है? देखो, लेस टू मोर प्रोबेबल, देखो सिंपल, आप रास्ते से चल के जा रहे हो, ओके, आपने देखा एक जगह में 100 लोग एक साथ है, 100 लोग है, कुछ दिख रहा है, आप जाओगे ना? 100% जाओगे। ये सुनो, आप जहां जा रहे हो आपके साथ एक दो लोग था, लेकिन आपने देखा उधर 100 लोग एक साथ है, कुछ दिख रहा है, तो आप क्या करें? भाग के उधर जाओगे ना? दैट इज लेस से मोर में जा रहे हो ना। नेचर हमेशा लेस प्रोबेबल से मोर प्रोबेबल में जाएगा। पानी गिर रहा है ऊपर से, ओके, अब बोल तो पानी जो पहाड़ का ऊपर जब रहता है और जब नीचे आता है, ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है पानी का? नीचे, जो ऊपर से नीचे आ रहा है पानी, इसके लिए, क्योंकि नीचे जो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है। समझ में आया? जितना नीचे जाएगा, जितना ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे गिरने से मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज़्यादा होगा ना कम होगा? ज़्यादा होगा, तो रैंडमनेस ज़्यादा है, तो वही बोला लेस प्रोबेबल से मोर प्रोबेबल में हो ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी सिस्टम, जैसे वाटर से वेपर होता है, वाटर से वेपर होता है, नहीं तो इतना सारा वाटर कहाँ जाता है? वेपराइजेशन हो रहा है, तो वाटर से वेपर हो रहा है, तो वाटर से वेपर हो रहा है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वेपर गैस फॉर्म में है। ज़्यादा रैंडमनेस कहाँ होगा? गैस में और लिक्विड में? 100% गैस में। इसके लिए इजीली वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अभी उल्टा भी पूछ सकते हो, सर विंटर में तो उल्टा होता है, वो तो नेचर ही करता है ना। विंटर में नेचर नहीं करता है क्या? सॉलिड बन जाता है ना, वाटर से आइस बन रहा है। जब वाटर से जब आइस बनता है, उस केस में जो लेस प्रोबेबल से मोर प्रोबेबल में जा रहा है और मोर से लेस में आ रहा है, मोर से लेस में आ रहा है। तो ये अगर मोर से लेस में आ रहा है, तो अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुका हूँ सब गलत है क्या? क्या लग रहा है? जो हम लोग ने अभी तक पढ़ चुका हूँ सब गलत है क्या? हाँ, कोई कंडीशन नहीं है, दिमाग लगाओ। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? जब वाटर से आइस बनेगा उस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा?
नेचर अगर हो रहा है तो 100% एंट्रोपी इंक्रीज ही होगा। अभी क्वेश्चन है तो कैसे होगा, 100% सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो लिक्विड से तो सॉलिड बनेगा। बोल तो जब लिक्विड था उसका टेम्परेचर कितना था, मिनिमम 1 डिग्री तो होगा, और जब वो आइस बना तो उसका 0 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री से 0 डिग्री जब हुआ तो टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर कहाँ गया, एनवायरमेंट में आया ना। इस जगह में अगर उसके एंट्रोपी डिक्रीज कर दिया, उधर इंक्रीज कर दिया ना, तो टोटल एंट्रोपी कितना हो रहा है, सिस्टम का सराउंडिंग क्या होता है, तो सराउंडिंग ज़्यादा हो गया ना, तो दोनों को ऐड करो तो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दैट इज ऐसा नहीं है जो फास्टर में बोला था टोटल एंट्रोपी द यूनिवर्स कांस्टेंट है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत नहीं होगा, वो सही था, लेकिन उन्होंने एंट्रोपी के बारे में नहीं बोला था, सेकेंड लॉ में आके एंट्रोपी के बारे में बोला। समझ में आया। तो कोई सिस्टम जब नेचर का जितना भी प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस जितना भी होता है, ऑल द प्रोसेस इज ऑलवेज कन्वर्ट व ट्रांसफर कहाँ से होता है, कहाँ होता है, लेस प्रोबेबल टू मोर प्रोबेबल सिस्टम में ट्रांसफर होता है। और जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है मीन्स ज़्यादा रैंडमनेस होता है, मोर प्रोबेबल मीन्स मोर रैंडमनेस। तो ये भी इसके साथ भी एक लाइन जोड़ दो, लिखो द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसमें ही कंटिन्यू सेम पॉइंट में, the condition of maximum probability is one of the maximum randomness, is one of the maximum randomness। लिखा, the condition of maximum probability is one of the maximum randomness। जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, वही बोला लेस टू मोर प्रोबेबल में जा रहा है ना, वही प्रोबेबल मीन्स इसमें रैंडमनेस को डिसाइड आपका ये कर रहा है। समझ में आया। और साथ में लिखो, इसमें इस पॉइंट में लिखो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आस्था थोड़ा बंद कर देता हूँ। The entropy of the universe is always increasing। क्लियर। तो वही मैंने बोला एंट्रोपी यूनिवर्स में ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रैंडमनेस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज ही होता है। समझ में आया। अभी क्या, कोई भी प्रोसेस हो एंट्रोपी इंक्रीज ही होगा। ओके अभी हम चला जाऊंगा इसके साथ साथ क्वेश्चन लिखो व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी समझ में आ गया क्या होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम में कितना डिसऑर्डर्ड है, व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। लिखो द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम is measure the entropy of a system is measure the degree of disorder or randomness in the system, degree of disorder or randomness in the system। देखा, मीन्स कोई सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कितना है, वही एंट्रोपी होता है। अभी लिखो, नेक्स्ट लिखो एंट्रोपी चेंज, हेडिंग लगाओ एंट्रोपी चेंज। देखो आपको दो इक्वेशंस याद रखना है एंट्रोपी चेंज के लिए। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इक्वल टू, ये एक्चुअली ऐसे डिनोट करता है एंट्रोपी को, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू बाई बी वन, और डेल्टा एस इक्वल टू एन सी पी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। ये दो फार्मूला है,
बोलूँगा क्या कहाँ से आया सब बताऊँगा, फिर अब ये फार्मूला लिखो। अच्छा देखो एन तो पता है, एन मीन्स आपका नंबर ऑफ मोल्स बा मॉलिक्यूल, जो भी होगा वही होगा। इसके बाद आपका जो ये CPM और CVM ये क्या था, CP और CV क्या था, CP CV क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा से क्लास करा के दिया था, याद है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी क्या था, हीट कैपेसिटी 1 डिग्री राइज करने का जितना हीट चाहिए था। ओके वो ऑलरेडी करा के दिया था, देख लेना लास्ट वीडियो में भी होगा। ओके तो ये जो क्या होगा आपका NCVM ln T2/T1, साथ में ये आपको जो दो इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से भी डिफरेंट इक्वेशंस आएगा। ये मेन इक्वेशन से इस दोनों को अप्लाई करके हम अभी बाकी इक्वेशंस को लिखूंगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस मेंस इक्वेशन से, अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर में है तो हम डेल्टा एस को ऐसे निकाल सकता हूँ, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो हम ऐसे निकाल सकता हूँ। दो इक्वेशन से कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, क्लियर। अच्छा अभी क्वेश्चंस आएगा, लिखो अभी इसमें से लिखो, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ए आइसोकोरिक क्या था, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। मींस वॉल्यूम कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम V2 एंड V1 सेम होगा। तो अभी वॉल्यूम कौन सा इक्वेशंस में है, पहले वाला सेकंड वाला, पहले वाला। तो हम कहाँ जाऊंगा, पहले वाला इक्वेशंस में जाऊंगा। पहला वाला इक्वेशंस में V1 और V2 दोनों सेम है, तो मीन्स ये V2 और V1 अगर सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, 10, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली दिस वन। समझ में आ रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या फॉर्मूला आएगा, डेल्टा एस इक्वल टू NCVM ln T2/T1। समझ में आया क्या बताओ, या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है फॉर्मूला। ओके देखा जा रहा है। इसके बाद इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा आइसोबारिक क्या था, प्रेशर 0 था, सेम था ना, डेल्टा P 0 था। प्रेशर का कौन सा इक्वेशन से है, सेकंड इक्वेशन से। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एस इक्वल टू NCPM ln T2/T1। समझ में आया। तो इसके लिए दोनों इक्वेशंस याद रखने से बाकी आप कर पाओगे। इसके बाद अगर आपको बोलेगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा T मीन्स T इक्वल टू T सेम होता है। अगर T दोनों में है, T दोनों में है। अभी अगर क्वेश्चन अगर आपका टेम्परेचर फिक्स रख के अगर प्रेशर से देगा क्वेश्चन तो आप प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर वॉल्यूम से देगा तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसमें दो फॉर्मूला आएगा, मीन्स ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसमें हम क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू NR ln V2/V1 और डेल्टा एस NR ln P1/P2। देखो ये V1 और V2/V1 है और P में P1/P2 है। इसमें गलत मत करो, उल्टा पल्टा मत लिखो। ये क्यों आया पता है ना, मैंने ऑलरेडी दिखाया था, जो डेरिवेशंस कराया था उसमें बोल दिया था, क्योंकि एक्चुअल आया बॉयल्स लॉ से, क्योंकि बॉयल्स लॉ ने बोला था P1V1 इक्वल टू P2V2 है, उसमें से आया, दैट इज P1/P2 इक्वल टू B2/B1 है, ऐसे होता है। क्लियर, ये ऑलरेडी स्टेट से पैटर्न में है, जब ज्वाइन के लिए पढ़ाऊंगा तब मिलेगा। अभी तो बोर्ड एग्जाम के लिए, बस स्कूल एग्जाम के लिए ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, CBSE। ओके, बट आपका JEE के लिए चाहिए, नीट के लिए जरूरत पड़ेगा। ओके, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, NR ln V2/V1 और NR ln P1/P2। तो ये हो जाएगा कौन सा प्रोसेस, क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अगर ये दो फॉर्मूला आप याद रख लोगे, दो फॉर्मूला क्या, एक याद रखने से हो जाता है, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम तो V2/V1 होगा, प्रेशर होगा तो P1/P2 होगा। ओके, बाकी तो सेम ही है, NCPM
एल और एक एन CVM LN, इस दोनों में सेम सेम आ रहा है, आराम से हम लोग याद रख सकता हूँ इसको। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसके बाद लिखो इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस इक्वल टू Q/T होता है, Q/T होता है, और ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा H/T भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू मीन्स चेंज ऑफ एंथैल्पी बाय टेम्परेचर। ओके, अच्छा ठीक है। अभी इसको बेस करके आप दो नोट्स लिखो, कुछ नोट्स होगा, नोट्स मीन्स ये जो नोट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम का क्वेश्चंस इस नोट से आएगा। नीट का क्वेश्चंस एक क्वेश्चन तो इधर से आता ही है, बहुत बार आया है, तो नेक्स्ट भी आने का होप बहुत ज़्यादा है। ओके, क्या नोट्स है? फर्स्ट पॉइंट है एंट्रोपी ऑफ ग्राफाइट, एंट्रोपी ऑफ ग्राफाइट इज मोर देन डायमंड। हाउ? दोनों सॉलिड है, कैसे होगा? ग्राफाइट का एंट्रोपी डायमंड से ज़्यादा है, कैसे होगा? ग्राफाइट देखा? ग्राफाइट देखा कभी? पेंसिल में तो है। डायमंड देखा? मैंने कभी नहीं देखा, आप लोगों ने देखा? अच्छा, हाँ टीवी में देखा, हाँ प्लास्टिक का डायमंड, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्लास्टिक का डायमंड है ना? अच्छा, देखो ये जो डायमंड और ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट में एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डायमंड sp3 होता है। डायमंड में हर कार्बन के साथ बाकी 4 कार्बन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्राफाइट में एक कार्बन के साथ बाकी 3 कार्बन बॉन्ड बनाता है। और ग्राफाइट क्या करता है? कुछ लेयर बनाता है, एक के ऊपर और एक लेयर बनाता है। ओके, इसके लिए ग्राफाइट स्लिपरी भी होता है, ये आप लोगों ने 9-10 में था। ओके, ग्राफाइट स्लिपरी होता है बिकॉज ग्राफाइट में लेयर बनता है। और लेयर क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लेयर के साथ और एक लेयर आके चिप ऐसे करके बॉन्ड इंटरेक्शंस कर रहा है। इसके साथ लेयर कैसा था ग्राफाइट का, आपने देखा होगा, इधर भी सेम करके ऐसा ऐसा करके बनता है, और इस दोनों का इसके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शंस होता है, ऐसा ग्राफाइट बनता है। देख लेना बुक में, आपका कोई ना कोई जगह में आपको फोटो मिल जाएगा बुक में। ओके, तो ये ग्राफाइट होता है। ये जो ग्राफाइट होता है ना, इस ग्राफाइट में एक्चुअली क्या होता है? इसमें इंटरेक्शंस जो होता है वो कम होता है, डायमंड में ज़्यादा होता है। डायमंड में तो स्लिपरी नहीं होता है, क्योंकि हर कार्बन और एक के साथ जुड़ा हुआ है, सब एकदम पैक्ड है। तो पैक्ड होगा तो हिलने का जगह नहीं है, लेकिन ग्राफाइट में तो हिल सकता है क्योंकि लेयर बन रहा है। तो लेयर बन रहा है तो हिलेगा तो क्या होगा? रैंडम ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा। इसके लिए ग्राफाइट का रैंडमनेस ज़्यादा हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी क्या करेगा रे? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? एग को अगर बॉयल करोगे, बॉयल करने से लिक्विड से सॉलिड बनता है। अच्छा, क्यों बनता है सॉलिड? लिक्विड से सॉलिड क्यों बनता है? जितना सामान है, कुछ भी सामान को आप हीट करोगे सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लेकिन एग में उल्टा होता है। क्यों? वाई? एग में उल्टा क्यों होता है? होता है ना, तू अगर कोई भी सामान को हीट करेगा तो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लेकिन एग में क्या होता है? लिक्विड सॉलिड बन जाता है, उल्टा हो जाता है। हाउ इज पॉसिबल? क्यों होता है? क्या रीजन है? बोलो। कभी कभी दिमाग में आया था ऐसा क्वेश्चन? क्यों होता है? गर्म होने से सॉलिड क्यों बन जाता है? गर्म से लिक्विड बनना चाहिए था, वो सॉलिड बन जाता है। व्हाई? सॉलिड क्यों बनता है? बोलो, एनीवन? नहीं बता रही? किसके साथ बायोलॉजी है? हाथ उठा। ये बायोलॉजी वालों को पता नहीं है। प्रोटीन तो होता ही है। हाँ
देखो दिखा रहा हूँ मैंने, थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। देख, प्रोटीन एक्चुअली दो टाइप का है, ओके। एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। नाम सुना? फाइब्रस, देखो ये जो वायर है ना, ये देखो ये जो वायर है ना, ये देख, ये ऐसे, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो ये होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। और ग्लोबुलर होता है, इसको ऐसे कर कॉइल बना लो, ये होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ओके। ये प्रोटीन सेम, देखो एक ही वायर था, मैंने इसको एक ग्लोबुलर बना दिया, एक बार फाइब्रस बना दिया, क्लियर। जो फाइब्रस है, वो फाइब्रस क्या था, ऐसे करके एक एक लाइन बना रहा है। और ये जो लाइन बनता है ना, ये लाइन ऐसा बहुत सारा लाइन एक्स्ट्रा जोड़ता है, जोड़ के एक शीट स्ट्रक्चर बनाता है। अपना बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हो शायद, इसमें यह आता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, नाम सुना होगा, ओके। तो ये क्या करता है, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ना, ये एक प्रोटीन चेन और एक प्रोटीन चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मीन्स ऐसा करके बनता है, ऐसा ऐसे 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 बनता है, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ओके। तो ये एक शीट बनाता है, क्लियर। और ये जो शीट बनता है ना, उसमें इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये कौन सा है, ये आपका फाइब्रस है, ओके। और ये जो ग्लोबुलर होता है ना, वो दूसरे को पसंद नहीं करता, अपना अपना फैमिली में रहता है, किसी के साथ कोई रिलेशंस नहीं है, अपना फैमिली में है, इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इसको तोड़ खुलने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस है, तो ऐसा कुछ इंटरेक्शंस रहता है, ऐसा रहता है ये, ठीक है। तो इसका जो इंटरेक्शंस होता है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्लियर। लेकिन जो फाइब्रस है, उसका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ओके। तो नॉर्मल एक जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो आपका कौन सा फॉर्म में रहता है, ग्लोबुलर फॉर्म में रहता है। उसको हीट करो, हीट करने से क्या होगा, उसका जो इंटरेक्शंस है ना, ये टूटना स्टार्ट करेगा, टूटना स्टार्ट करके क्या हो जाएगा, ये अभी ऐसे फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लोबुलर से फाइब्रस में कन्वर्ट हो गया। जब भी फाइब्रस में कन्वर्ट होगा, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, एक मोलिक्यूल और एक मोलिक्यूल नजदीक जाएगा, दूर जाएगा, नजदीक जाने से सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, इसका सॉलिड बन जाता है, क्योंकि जितना नजदीक जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इसके लिए सॉलिड बन जाता है। समझ में आया, दिस इज द रीजन। और इस प्रोसेस को बोलता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या हो रहा है, जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, उसका जो इंटरेक्शंस होता है, ये टूट जाता है, ओके। टूट के नया इंटरेक्शन फॉर्म होता है, तो जो नया इंटरेक्शन फॉर्म होता है, और ये जब भी पहले जैसा था, इसमें देखो रैंडमनेस कम है, जब ये ऐसा हो जाएगा रैंडमनेस ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आकर जोड़ना स्टार्ट करेगा, ओके। उस केस में रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है। और इस रीज़न के लिए जब हम एक को बॉयल करूँगा, बॉयल करने के बाद जो एंट्रोपी होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। समझ में आया, लिखो एंट्रोपी इंक्रीजेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड क्या करेगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या लग रहा है बोलो। एक रबर बैंड है, रबर बैंड समझ में आता है, तो एक गार्डर है, उसको लंबा करो, जितना लंबा करोगे एंट्रोपी ज़्यादा होगा कम होगा, क्या लग रहा है, कम होगा ज़्यादा होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। जब मैं स्ट्रेच बोला, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हाँ खींचने से क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्या लग रहा है बोलो, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, वाई डिक्रीज करेगा, सही है, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज जब रबर बैंड को हम खींचूंगा ना, खींचने से क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, देख रबर बैंड से पहले क्या होता है, ये पकड़ लो आपका रबर बैंड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसका डायरेक्शन कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जैसे मर्जी ऐसे मूव कर रहा है। जब खींचोगे ना, खींचने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस में आ जाता है, सब एक ही डायरेक्शंस में आ जाएगा, ओके। तो इसमें रैंडमनेस क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, इसके लिए रैंडमनेस कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी, हाँ इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज। रिलेशन देखो तो, रिलेशन क्या है, Q/T है। तो मेरा क्वेश्चन है टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा,
लेकिन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बोल रहा हूं, देख। अच्छा, अगर आपके पास पकड़ लो एक बैलून है, ओके, एक बैलून, ओके, इधर एक बैलून एक बैलून में आपने हवा दिया, कुछ ना कुछ एनर्जी मीन्स एयर घुसा के उसको थोड़ा बड़ा करके बनाया, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो बैलून का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में आपका गैसियस मॉलिक्यूल आपने जितना दिया उतना ही है। अभी ये बैलून को अगर आपने सनलाइट में रख दोगे क्या होता है? फट जाएगा। क्यों फटता है? नो, इंटरेक्शन ज़्यादा होने से तो क्लोज स्क्वीज हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेक्शन से होगा तो नज़दीक आ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। नो, जब हम ये एक्चुअली ये एक लॉ था, ये लॉ है चार्ल्स लॉ, ये एक्चुअली ये चैप्टर अभी सीबीएस ने हटा दिया। उसमें था जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसके लिए समर सीजन में जो साइकिल का ट्यूब होता है, टायर होता है ना, ब्लास्ट हो जाता है। रीज़न क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है, लेकिन उस केस में वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, उसका ब्लास्ट हो जाता है। ओके, बैलून का वॉल्यूम और इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और बैलून का वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, तब ये फट जाता है। छोटा वाला बैलून बना के उसको छोड़ देना, वो फट नहीं फटेगा, क्योंकि ये एक्सपांड हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला अगर हो जाएगा ना तो ये एक्सपांड और नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम तक आपने हवा दे दिया उसमें, और ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा, तो फट जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो दैट इज जब ये आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अभी ये वॉल्यूम देखो, ये नॉर्मल टेम्परेचर में सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा? ये थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ज़्यादा होने के बाद इसका अंदर गैसियस मॉलिक्यूल का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कुछ नहीं हुआ, मॉलिक्यूल तो उतना रह गया। क्लियर? अभी देखो, इधर 30 लोग हैं, मैंने 30 लोगों को बोलो इस रूम के अंदर भागते रहो, भाग पाओगे? अगर मैं 30 लोगों को आसम रेफर ग्राउंड में उतार दूं, बोला भागते रहो, सब भाग पाएगा? क्यों? बड़ा ग्राउंड है, तो जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेगा ना, तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। इसके लिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो रैंडमनेस क्या होगा? 100% इंक्रीज करेगा। समझ में आया? इसके लिए टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो रैंडमनेस इंक्रीज करेगा। समझ में आया? क्लियर? तो क्या लिखा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, साथ में और थोड़ा वेट, एंड अभी प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कब रैंडमनेस ज़्यादा होगा? एक्सटर्नल का बात कर रहा हूँ, इंटरनल का नहीं। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से कब एंट्रोपी ज़्यादा होगा? डिक्रीज करने से। देख, एक सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल है। यदि अगर तू प्रेशर क्रिएट करेगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम कम होने से मॉलिक्यूल को जगह कम मिलेगा, जगह कम मिलेगा तो रैंडमनेस कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा। तो जितना प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा, उतना मॉलिक्यूल क्या करेगा? ज़्यादा घूम सकता है। समझ में आ रहा है? ज़्यादा जगह मिलेगा, रैंडमनेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हो? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर, एंड एट लो प्रेशर एंट्रोपी क्या करता है? इंक्रीज करता है। एंट्रोपी इंक्रीजेस। लिखा? देन ऑन रस्टिंग ऑफ आयरन, next on rusting of iron entropy increases. Rusting of iron entropy increases. Rusting of iron entropy increases. लिखा? ओके, अच्छा, इसके बाद लिखो if delta NZ equal to positive, delta NZ positive, entropy increases. ये delta NZ क्या था रही? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स गैसियस माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन गैसियस।
अच्छा बोल तो, अगर प्रोडक्ट मोलिकुल का गैसेस का क्वांटिटी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, उसका मीनिंग क्या है, ज़्यादा गैस हो रहा है। तो हमने क्या बोला था, गैस जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, एंट्रो ज़्यादा होगा। समझ में आया। तो डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एन जी का मीनिंग क्या है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे आपका PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। देख तो इसमें जितना गैस है, इधर गैस का क्वांटिटी ज़्यादा है ना राइट साइड में, तो ज़्यादा गैस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा रैंडमनेस होगा ना। तो ये डेल्टा एन जी जो आ रहा है, डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोलिकुल इन गैसियस कितना है, इधर एक, इधर एक, दो, सॉरी माइनस इधर कितना है, एक है, एक कितना आ रहा है, 1, ये प्लस आया। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने से क्या होगा, एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसमें से क्वेश्चंस आता ही है, बहुत बार आया है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, आपको वही स्टेटमेंट देता है, बोलता है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऐसे ढूंढ के निकालो। इसमें एंट्रोपी से क्वेश्चन तो एक डालेगा, ओके नहीं तो वो उसमें से क्वेश्चन डालता है, जैसे एसेशन रीजनिंग आता है ना, उसमें इधर से क्वेश्चन डालेगा। बॉइलिंग ऑफ एग, इसमें एग को बॉयल करने से एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, नीचे एक रीज़न लिख देगा, आपको बोलना पड़ेगा रीजन्स एंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है रॉन्ग है, इसमें से क्वेश्चंस तो आता ही है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा अभी इसमें एक क्वेश्चन 2017 में नीट एग्जाम में आया था, क्या क्वेश्चन दिया था, देखो N2 10 ATM से N2 1 ATM किया, तो इस केस में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस लेस देन 0 है और डेल्टा एस इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन पूछा है, कौन सा करेक्ट है, क्या लग रहा है, सोचो, सोच के बताओ। डिक्रीज, इंक्रीज, क्या होगा बताओ। दो लोग ने बोला इंक्रीज है, किसने बोला, और सुदीप तो इंक्रीज बोला इन लोग ने। देखो आप कुछ भी बोल सकते हो, बस सोच के बोलना। मैं पूछूंगा आपको, बाद में पूछूंगा, बाकी को सुनना, पहले सुनता हूँ इन लोगों का। क्या बोला, बोलो। डिक्रीज होगा, और पिंकी क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज। पिंकी फ़ोन से बिजी आज, बोलो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। आने से पहले जितना रिश्तेदार है ना सबको बोल के आना, जो मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। बोलो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, हाँ डिक्रीज। चंदन बोल डिक्रीज क्यों है, हाँ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर हो रहा है। प्रेशर कम होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, दिमाग लगा सॉल्व करना पड़ता है। सेम और एक क्वेश्चन आया था, बोला Fe है 400 केल्विन में, उसमें से टेम्परेचर कम करके Fe को 300 केल्विन में लेकर आया, उस केस में डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंट्रोपी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, मैं लिख के दिया आपको, देखो क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएगा। क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद और एक लाइन लिख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी। सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, देखो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस नेगेटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस अगर 0 है तो
इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुआ? तो ये है टोटल एंट्रोपी का जितना थ्योरी था, ये आज पूरा कंप्लीट हुआ।